इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि और ज्यादा चमकने लगते हैं। एक ऐसा ही अमर, अटूट नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। भारत माँ का वो वीर सपूत जिसने अपनी तलवार की तेज धार से दुश्मनों के दिलों में गहरा खौफ भर दिया और स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मर्यादा के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। आज भी उनकी वीरता की गूंज तराइन के मैदानों में सुनाई देती है और हर भारतीय के दिल में एक नई ऊर्जा, एक नई आग जगाती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ था, अजमेर के विशाल और गौरवशाली चौहान राजवंश में। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक थे, जबकि माता रानी कर्पूर देवी ने बचपन से ही उनके मन में संस्कार, साहस और सच्चे राजपूती आन भर दिए। बचपन से ही पृथ्वीराज का व्यक्तित्व अन्य बालकों से बिल्कुल अलग था। जब उनकी उम्र के बच्चे खेलकूद और मस्ती में खोए रहते, तब पृथ्वीराज शस्त्र विद्या, युद्ध कला और राजनीति के ज्ञान में गहरे डूबे रहते थे। कहते हैं कि सिर्फ 6 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपनी तलवारबाजी से बड़े बड़े अनुभवी योद्धाओं को हैरान कर दिया था। उनकी ये असाधारण प्रतिभा ही उन्हें बचपन से ही एक योद्धा और भविष्य का सम्राट बनाने की ओर ले गई। उनकी शिक्षा और ट्रेनिंग में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके गुरुओं का और उनके सखा महाकवि चंद बरदाई का रहा। चंद बरदाई सिर्फ उनके कवि नहीं थे, बल्कि बचपन के साथ ही परम विश्वास पात्र और जीवन भर के सलाहकार भी थे। पृथ्वीराज ने बचपन में ही 6 भाषाओं पर पूरी महारत हासिल कर ली थी: संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश। लेकिन उनकी सबसे अद्भुत, सबसे देवतुल्य कला थी शब्द भेदी बाण विद्या। ये एक प्राचीन, अति गुप्त और अद्भुत विद्या थी, जिसमें धनुर्धर बिना आंखों का उपयोग किए सिर्फ शब्द या ध्वनि सुनकर निशाना साध लेता था। लोक कथाओं में प्रसिद्ध है कि एक बार जंगल में एक गरजते हुए शेर को उन्होंने उसकी दहाड़ सुनकर ही एक तीर से ढेर कर दिया था। ये कला उन्हें समकालीन योद्धाओं में एक अलग ही, एक अनुपम पहचान देती थी। जीवन का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब पृथ्वीराज सिर्फ 11-12 वर्ष के थे। उनके पिता राजा सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो गई और इतनी छोटी उम्र में ही उन्हें अजमेर की राजगद्दी संभालनी पड़ी। चुनौतियां तुरंत शुरू हो गई। उनके चचेरे भाई नागार्जुन ने बगावत कर दी और सोचा कि एक बालक क्या राज्य चला पाएगा। लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी छोटी सी सेना के साथ ही नागार्जुन को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उनके विरोधी थर थर कांपने लगे। इस जीत ने साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और बुद्धि में पृथ्वीराज किसी से कम नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपनी नज़र दिल्ली पर डाली। उनके नाना अनंगपाल तोमर की कोई संतान नहीं थी और पृथ्वीराज की वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने दिल्ली का सिंहासन अपने नाती को सौंप दिया। यहाँ से शुरू हुआ पृथ्वीराज का सम्राट के रूप में उदय। उन्होंने दिल्ली में किला राय पिथौरा का पुनर्निर्माण करवाया, जो उस समय का सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित दुर्ग माना जाता था। उनकी सेना में लगभग 3 लाख सैनिक, हजारों हाथी, घोड़े और श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र थे, जो भारत की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने शासन में न्याय, कला, साहित्य और धर्म की रक्षा को विशेष महत्व दिया। पृथ्वीराज की वीरता की खबर जब पूरे देश में फैल रही थी, तब कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता उनकी गुणगाती हो गई। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि जयचंद खुद को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक मानता था। अपने घमंड में उन्होंने पृथ्वीराज को अपमान देने के लिए एक विशाल राजसूय यज्ञ और संयोगिता का स्वयंवर रखा। सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, सिर्फ पृथ्वीराज को नहीं, और अपमान की सीमा पार करते हुए उन्होंने पृथ्वीराज की एक लोहे की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर दरबान की तरह खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता का प्रेम अटल था, बिल्कुल अटल था। जब वो वरमाला लेकर सभी राजाओं के सामने से गुजरी, तो उन्होंने किसी के गले में माला नहीं डाली, सीधा दरवाजे पर जाकर पृथ्वीराज की उस लोहे की मूर्ति के गले में माला डाल दी। तभी पृथ्वीराज अपने तेज रफ्तार घोड़े पर बिजली की तरह वहां पहुंचे, संयोगिता को अपनी बाहों में उठाया और सबके सामने चुनौती देते हुए चले गए। उन्होंने गरज कर कहा, जो मुझे रोक सकता है वो आगे आए। ये घटना राजपूती आन, प्रेम और साहस की एक सदियों पुरानी मिसाल बन गई। लेकिन इसी घटना ने जयचंद के मन में इतना क्रोध भर दिया कि उसने आगे चलकर देशद्रोह का रास्ता चुना। इसी दौरान अफगानिस्तान से एक भयानक खतरा भारत की ओर बढ़ रहा था। सुल्तान शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था भारत को लूटना और यहाँ इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना।
1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का भिड़ंत हुआ। पृथ्वीराज की सेना का नेतृत्व उनके श्रेष्ठ सेनापतियों ने किया, जिसमें गोविंद ताई ने कमाल की वीरता दिखाई। युद्ध के दौरान गौरी ने गोविंद राय पर भाला फेंका, जिससे उनके दांत टूट गए, लेकिन गोविंद राय ने पलटवार में गौरी को इतनी बुरी तरह घायल किया कि वो घोड़े से गिरने ही वाला था। एक खिलजी सैनिक ने गौरी को बचाया और मैदान से भगा लिया। गौरी की सेना बिखर गई। पृथ्वीराज ने चाहा तो भागते दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजपूती मर्यादा का पालन किया और शरण मांगने वाले को माफ कर दिया। ये फैसला बाद में इतिहास की सबसे बड़ी भूल कहलाई। गौरी 1 साल तक अपनी हार की आग में जलता रहा। उसने 1,20,000 की विशाल सेना तैयार की। इस बार राजा जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज के खिलाफ गुप्त सूचनाएं भेजी। 1992 में गौरी ने फिर तराइन पर हमला किया। इस बार उसने छल कपट का सहारा लिया और संधि का नाटक किया, ताकि राजपूत सेना निश्चिंत हो जाए। सुबह जब राजपूत सेना ध्यान, पूजा और स्नान में व्यस्त थी, तभी गौरी ने अचानक हमला कर दिया। गौरी ने अपनी सेना को 5 टुकड़ों में बांट रखा था, जो बारी बारी से थकी हुई राजपूत सेना पर हमला कर रहे थे। बहादुर योद्धाओं ने डटकर लड़ाई की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर गजनी ले जाया गया। गौरी ने उन्हें कहा कि आंखें नीची करो, जिसके जवाब में पृथ्वीराज ने गरज कर कहा, एक राजपूत की आंखें सिर्फ मौत के सामने झुकती हैं। क्रोधित होकर गौरी ने गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। अंधेरे में डूबने के बावजूद पृथ्वीराज का मनोबल नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा। चंद बरदाई भी बंदी बनकर वहां पहुंचे। उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज की शब्द भेदी विद्या दिखाने के लिए राजी किया। गौरी ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। घंटी बजते ही चंद बरदाई ने अमर पंक्तियां कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये संकेत था। पृथ्वीराज ने धनुष उठाया और एक तीर चला दिया, जो सीधे गौरी के गले के पार निकल गया। गौरी वहीं ढेर हो गया। उसके बाद दोनों मित्रों ने दुश्मन के हाथों मरने के बजाय एक दूसरे के पेट में खंजर भोंककर बलिदान दे दिया और अमर हो गए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि उस अटूट अमर जज्बे की है जो आज भी हर भारतीय के खून में दौड़ता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कला, साहित्य, संस्कृति और धर्म की रक्षा की। उनकी वीरता की कहानियां पृथ्वीराज रासों के माध्यम से आज भी गाई और सुनाई जाती हैं। उनका नाम हमें सिखाता है कि देश प्रेम क्या होता है, स्वाभिमान के लिए मौत को कैसे गले लगाया जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा प्रतीक है जो जब तक सूरज और चांद रहेंगे, भारत के शौर्य, अखंडता और वीरता का प्रतीक बना रहेगा। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने आने वाली हर पीढ़ी को सिखाया कि मरना बेहतर है, पर दुश्मन के सामने झुकना कभी नहीं। ये थी वो कहानी जो हर भारतीय के दिल को छू जाती है और हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास वीरों से भरा पड़ा है। जय हिंद।